कल ये बात चलेगी तुझे 1000 रुपए दूंगा, मैं एक साइकिल दूंगा। दोस्तों, क्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े दो बड़े इस्तीफे सिर्फ शुरुआत है या इसके पीछे छिपी है कोई और बड़ी कहानी? क्या ये पूरा मामला यहीं थम जाएगा या आने वाले दिनों में और नाम सामने आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कोई खतरा है? इन सारे सवालों के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कई और खबरें भी आ रही है जिन्होंने पूरे मामले को और गर्मा दिया है। ऋषिकेश में एक भगवाधारी की करतूत हो या मध्य प्रदेश के सागर में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना, बंगाल में एक महिला वकील पर हुआ हमला हो या लखनऊ की सड़कों पर दिखा हैरान करने वाला नज़ारा, आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम एक एक करके हर मुद्दे पर बात करेंगे। मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अयोध्या से। अयोध्या से आई एक बड़ी खबर ने सियासी गलियारों से लेकर के आम लोगों के बीच नई बहस छेड़ दी है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े दो प्रमुख चेहरे चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट की बैठक के बाद यह फैसला सामने आया और इसके बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इस्तीफे की असली वजह क्या है। ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि कुछ बहुमूल्य वस्तुएं पत्रकारों के सामने प्रस्तुत की गई और रिकॉर्ड सुरक्षित होने का दावा भी किया गया, लेकिन जिस बात को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे, यानी चोरी और बरामदगी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, वो अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। अब सवाल सिर्फ ट्रस्ट की समिति तक सीमित नहीं रहा है। सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदिर की देखरेख और भगवान की सेवा में लगी हुई थी, तब आखिर चोरी हुई कैसे? अगर चोरी हुई तो क्या इसमें सिर्फ 7-8 लोग ही शामिल थे या इससे बड़े नाम भी सामने आने बाकी हैं? क्या दो इस्तीफों से ये पूरा मामला बंद हो जाएगा या ये किसी बड़े खुलासे की शुरुआत लग रही है? सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं जारी है दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सिर्फ इस्तीफों से सभी सवालों का जवाब नहीं मिल जाते। जनता जानना चाहती है कि आखिर उन बहुमूल्य वस्तुओं का हिसाब किताब कौन देगा जिनको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। विपक्ष के नेता का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इस्तीफे क्यों देने पड़े, और अगर इस्तीफे दिए गए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है। वहीं सरकार का पक्ष यह है कि मामले की जांच चल रही है और अंतिम निष्कर्ष आने तक किसी भी तरह की अटकलों से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही ये साफ कर चुके हैं कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन रणनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों की दूरी पर है। ऐसे में इस मुद्दे का असर जनता की धारणा पर कितना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है और अब इसी मंदिर से जुड़े ट्रस्ट में जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो पार्टी की साख के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कहीं ना कहीं दबाव तो जरूर है, भले ही अभी सीधे तौर पर कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में यह मुद्दा एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। जनता की अदालत में यह पूरा मामला किस तरह से देखा जाता है, इसका जवाब तो चुनाव के नतीजों में ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि अंतिम फैसला अदालत से पहले जनता की अदालत में ही लिखा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या ये विवाद यहीं थम जाएगा या ये और गहराता चला जाएगा? क्या इस्तीफा ही इस मामले का अंतिम अध्याय है या अभी कई और बड़े नाम सामने आने बाकी हैं? फिलहाल निगाहें जांच पर टिकी है और साथ ही जनता के फैसले पर भी टिकी हुई है। अब बात करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही उन खबरों की जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में समाज और सियासत दोनों को हिला करके रख दिया है। पहली खबर आती है उत्तराखंड के ऋषिकेश से। यहाँ एक ऐसा वाक्य सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। भगवा वस्त्र पहने एक व्यक्ति जो खुद को बाबा बताता था, छोटी छोटी बच्चियों को 1000 रुपए और साइकिल का लालच देकर के बहला फुसला करके ले जाने की कोशिश कर रहा था। हुआ क्या? इसने देखो मेरे से बोला ना, कल ये बात चलेगी तुझे 1000 रुपए दूंगा। अरे ये बच्चे हैं, सुनो। झूठ कह रहा, झूठ। अरे एक साइकिल दूंगा। अरे इसने यार, ये बात बोली मेरे से हुआ, इनकी बहनों की बड़ी बड़ी थी, इसने उनमें से ही बच्ची खींच के, अरे तू जाएगा नहीं। लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी बहादुर बच्ची से हुआ जिसने उसकी सारी करतूत सड़क पर बेनकाब कर दी। बच्ची ने बताया कि इस व्यक्ति ने पहले भी एक लड़की को पैसे का लालच देकर के अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी और उसे 1200 रुपए दिए थे। वो लड़की रो रही थी लेकिन डर के मारे घर वालों को कुछ नहीं बता पाई
और अब जब ये व्यक्ति फिर से 1,000 रुपए और साइकिल का लालच देकर बच्चियों के पास पहुंचा तो बच्चियों ने ही मिलकर के उसकी क्लास लगा दी। बच्ची ने पुलिस बुलाने की बात कही और आसपास के लोगों को इकट्ठा करके पूरे मामले को सामने रखा। इस बच्ची की जागरूकता की जितनी तारीफ की जाए कम है दोस्तों। ये बात दिखाती है कि अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं और उन्हें अच्छे बुरे की पहचान दिखाई जाए तो वो किसी भी तरह के लालच में नहीं आते और गलत करने वालों को बेनकाब कर देते हैं। इस बच्ची के माता पिता और उसके शिक्षकों ने निश्चित ही उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये घटना पूरे देश के अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक सीख भी है कि बच्चों को समय रहते ऐसी चीज़ों की जानकारी देना कितना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सागर से आई एक और चौंकाने वाली खबर की। यहाँ एक महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी के दौरान एक मरीज ने उनके साथ अभद्रता की। यह घटना सागर के एक अस्पताल की बताई जा रही है जहां रात के समय महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। डॉक्टर के मुताबिक जब वो एक दूसरे मरीज को अटेंड कर रही थी उसी दौरान बगल के बेड पर लेटे मरीज ने उसके साथ अभद्रता की। जब उन्होंने विरोध किया तो व्यक्ति एक्टिंग करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। इसके बाद जब डॉक्टर ने मरीज के साथ आए अटेंडेंट को बुलाया तो वो लोग उल्टा डॉक्टर पर ही चिल्लाने लगे और धमकी देने लगे। डॉक्टर जो वहाँ पे पोस्टेड थी, रात को मैं पेशेंट ये बेड नंबर 3 पे लेटा हुआ था और एक पेशेंट था जो बेड नंबर 4 पे था। पॉइजनिंग का केस था बेड नंबर 4 पे, 3 पे असॉल्ट का केस था। मैं बेड नंबर 4 के पॉइजनिंग के केस को अटेंड कर रही थी जब मेरा बैग उसकी तरफ था। वो पेशेंट ने हाथ लिया अपना और मेरे बैग पे टच किया, ठीक है, टच किया। मैंने उस पेशेंट को बोला कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तो एक्टिंग करने लग गया कि उसको कुछ पता ही नहीं है। फिर मैंने उसके साथ वालों को बुलाया, बहुत देर तक वो लोग नहीं आए। फिर जब वो लोग आए साथ वाले तो मैं, मेरे सीनियर्स, मेरे साथ में जो नर्सिंग स्टाफ था, सब लोग आए वहाँ पे और सब लोगों ने उसके अटेंडेंट्स को बोला कि ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो, ये कैसी बदतमीजी कैसे कर सकते हो तुम डॉक्टर्स के साथ या नर्सिंग स्टाफ के साथ। तो उसके अटेंडेंट्स हम पे चिल्लाने लग गए कि तुम लोग को तो हम देख लेंगे, बाहर मिलो, तुम्हें हम गोली से मार देंगे। बहुत कुछ बोला है उन्होंने बोला है कि तुम्हारे बीएमसी के अंदर जितने भी गार्ड है उनमें से आधे से ज्यादा हमारे अंडर काम करते हैं। हमें नेताओं की धमकी दी गई है। किस नेता की धमकी दी? मुझे नाम नहीं पता है, नेताओं की धमकी दी गई है। उसके बाद जब मैंने बोला कि मैं FIR करूंगी इस मरीज के ऊपर तो वो बोलते हैं हमें जो करना कर लो, तुम्हें जो करना कर लो, हम सब देख लेंगे। और उसके बाद वो लोग बाहर खड़े थे, हमने उन्हें सबसे गंभीर बात ये कि आरोप है कि उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हें गोली से मार देंगे और ये भी दावा किया गया कि अस्पताल के आधे से ज्यादा गार्ड उनके अंडर काम करते। डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें नेताओं की धमकी दी गई, हालांकि उन्होंने किसी विशेष नेता का नाम नहीं बताया। जब उन्होंने FIR कराने की बात कही तो आरोपी और उनके साथी बिना रुके वहां से भाग गए। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने इस मामले पर सरकार को घेरा है और कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार करने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल कितना गंभीर है दोस्तों। खासकर वो महिलाएं जो अस्पतालों में रात के समय ड्यूटी करती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के कड़े कदम उठाने की जरूरत है। एक डॉक्टर है जो लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक करती है, अगर वो ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है तो ये पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक अहम खबर की। पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पहले कानूनी प्रक्रिया अपनाइए और उसके बाद हमारे पास आइए। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता को पहले संबंधित थाने, फिर ट्रिब्यूनल, फिर निचली अदालतों और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने से निचली अदालतों की भूमिका पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मामला गंभीर है और वो स्वयं इसके प्रति संवेदनशील है, लेकिन बावजूद इसके याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया। इस पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही। कुछ लोगों का कहना है कि अगर मामला वाकई गंभीर है तो फिर याचिकाकर्ता को थाने और निचली अदालतों के चक्कर काटने के लिए क्यों भेजा जा रहा है। यह भी एक बड़ा सवाल है जिस पर बहस अभी भी जारी है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से आई एक और खबर की। ये खबर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है जो गौरक्षा के नाम पर अक्सर हंगामा करते रहते हैं। मैनपुरी के बेवर में नवीनगंज टोल प्लाजा पर 22 टन प्रतिबंधित गौ मांस बरामद किया गया। FSL की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हुई है। आरोपी का नाम सौरभ सरीन बताया जा रहा है और उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के मुताबिक ये कंटेनर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से चल करके नई दिल्ली की तरफ जा रहा था। ईवे बिल के हिसाब से इसमें लगभग 15 लाख का सामान बताया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद इस पर कोई बड़ा हंगामा क्यों नहीं हुआ? जो लोग छोटी छोटी बातों पर गौरक्षा के नाम पर सड़कों पर उतर आते हैं वो इस मामले में चुप क्यों हैं? सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए था, चाहे आरोपी किसी भी समुदाय का हो। अपराध का कोई धर्म नहीं होता और ये बात हर मामले में लागू होनी चाहिए। अब बात करते हैं लखनऊ से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर पर। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के स्वागत के दौरान एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में सबसे आगे हनुमान जी का वेश धारण किए एक व्यक्ति नाच रहा था और उसके पीछे रथ पर सवार होकर के पार्टी के नेता चल रहे थे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। आम आदमी पार्टी के सांसद सज्जन सिंह ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता अपने जुलूस में भगवान बजरंगबली को हाथ में बीजेपी का झंडा देकर के नचवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यही हाल रहा तो भविष्य में और भी चिंताजनक स्थिति बन सकती है भाई। इसी तरह की तस्वीरों पर संत प्रेमानंद जी महाराज ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि भगवान को स्वांग या मनोरंजन का साधन नहीं समझना जाना चाहिए। किसी अधिकारी या नेता के स्वागत के लिए भगवान के नाम पर नाच गाना करना पूरी तरह से गलत है। यह आस्था का अपमान है। संत समाज के लोगों ने भी इस तरह की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है और कहा है कि धर्म और आस्था को राजनीति से अलग रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल से आई एक और चौंकाने वाली खबर की। यहाँ एक महिला अधिवक्ता जिनका नाम तुलिका खातून बताया जा रहा है, उन पर कुछ लोगों ने अंडे फेंके। ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से फैली और इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी आई। पत्रकार आवेश तिवारी ने इस मामले पर लिखा है कि यह मणिपुर नहीं बंगाल है और महिला वकील पर हमला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से आती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की हिंसा या अभद्रता का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक महिला वकील के साथ सार्वजनिक रूप से ऐसा व्यवहार दिखाता है कि हमारे समाज में सहनशीलता और आपसी सम्मान की कितनी कमी है। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि हमारे लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना पर भी चोट करती है। दोस्तों, एक और खबर सामने आई है जो अपने आप को जगत गुरु कहने वाले रामभद्राचार्य से जुड़ी हुई है। एक परिवार अपने नवजात बच्चे का नामकरण कराने के लिए उनके पास पहुंचा था, लेकिन नामकरण के दौरान जो शब्द उन्होंने बच्चों के कान में डाले उसने कई लोगों को हैरान कर दिया। एक धार्मिक व्यक्ति से इस तरह के शब्दों की उम्मीद नहीं की जाती। इस पर सोशल मीडिया पर काफी बहस हो रही है कि आखिर एक धार्मिक गुरु का काम बच्चों को संस्कार देना है या नफरत के बीज बोना है। धार्मिक जगत के कई लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि नामकरण जैसे पवित्र संस्कार में इस तरह की बातें कहना बिल्कुल गलत है। तो ये थी आज की सारी बड़ी खबरें। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े इस्तीफे हों, ऋषिकेश की बहादुर बच्ची की कहानी हो, सागर की महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, मैनपुरी में गौ मांस की बरामदगी हो, लखनऊ की तस्वीर हो, बंगाल की घटना हो या रामभद्राचार्य का बयान, ये सारी खबरें हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हर मुद्दे पर सवाल है, हर घटना के पीछे एक कहानी है और हर कहानी हमसे कुछ न कुछ सोचने की मांग करती है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि इन तमाम मामलों में आगे क्या होता है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा विवाद यहीं थम जाएगा या और गहराएगा? क्या सागर की डॉक्टर को न्याय मिलेगा या पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणियों के मामले में कोई कार्रवाई होगी? क्या गौमांस की बरामदगी वाले मामले में भी उतनी ही सख्ती दिखाई जाएगी जितने दूसरे मामले में दिखाई जाती है? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन जब तक जवाब नहीं मिलते तब तक जनता को अपनी नजर बनाए रखनी होगी, सवाल पूछते रहना होगा और सच की तलाश जारी रखनी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अब इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।